बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। सबसे पहले तो पेट्रोल की कीमत के हवाले से मैं आपको एक मरतबा फिर बता दूँ कि पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें रोज़ाना की बुनियाद पर बढ़ रही हैं और मेरा अंदाज़ा ये था कि 2 रुपये 3 रुपये रोज़ाना बढ़ाया करेंगे, तो ये जब हम 1 महीने के बाद या 15 दिन के बाद देखेंगे तो ये कीमत 20-25 रुपये बढ़ जाया करेगी। लेकिन इन्होंने रफ्तार उससे ज़्यादा रखी है। इस वक्त जो सूरत हाल है पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में इजाफे के हवाले से, गुज़िश्ता 4 दिनों में लगातार कीमत बढ़ाते बढ़ाते डीज़ल की कीमत में 44 रुपये का इजाफा किया है सरकार ने, जबकि पेट्रोल की कीमत में भी काफ़ी इजाफा कर दिया। तो ये इस तरीके से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ा रहे हैं। जब रोज़ाना बढ़ाते हैं तो उन्हें ये खबर नहीं आती कि 30 रुपये बढ़ गई, 20 रुपये बढ़ गई। वो रोज़ाना कभी 10 रुपये बढ़ाते हैं, कभी 12 रुपये बढ़ाते हैं, कभी इससे कम या इससे ज़्यादा बढ़ाते हैं, कभी 7 रुपये बढ़ाते हैं, कभी 6 रुपये बढ़ाते हैं। तो वो इस तरीके से थोड़ी थोड़ी करके, यानी पेट्रोल की कीमत अभी मेरे ख्याल में 6 रुपये और बढ़ाई है। एक दिन पहले उन्होंने कम की थी 35 पैसे। जब कम करते हैं तो 10 पैसे, 20 पैसे, 50 पैसे, जब बढ़ाते हैं तो बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं। तो अब ये एक तरीका रह गया आवाम की जेबें काटने का। क्योंकि मैं जेबें काटने की बात इसलिए कर रहा हूँ कि जो लेवी वसूल की जा रही है वो लगभग 80 रुपये से ज़ायद है। जब आप इतनी बड़ी मिकदार में टैक्सेस लेंगे एक प्रोडक्ट के ऊपर और वो लेवी की मद में आप लेंगे जिसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, तो आप एक्चुअली मुनाफा कमा रहे हैं, पाकिस्तानियों की जेबों पे डाक डाल रहे हैं। और यही एक तरीका रह गया है मौजूदा सरकार के पास पैसे इकट्ठे करने का। बिजली महंगी करो, गैस महंगी करो, पेट्रोल महंगा करो और ज़रूरियात ज़िंदगी को महंगा कर दें। मिसाल के तौर पे जो लोग गाड़ियों के ऊपर ट्रैवल करते हैं एक शहर से दूसरे शहर में, उन्हें इस बात का अंदाज़ा है कि जो टोल प्लाजा थे जितने भी, जहाँ पे पहले वो टैक्स दिया करते थे बहुत कम, उनमें 200, 300% तक इजाफा हुआ है। और रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद से लेकर अब तक तो कई जगहों पे 400% तक का भी इजाफा हुआ है टोल टैक्स के अंदर। तो ये पैसा पाकिस्तानियों की जेबों से जा रहा है। अब पैसे इकट्ठे करने के वो तरीके ढूंढे जा रहे हैं जो माजी में नहीं होते थे। यानी आवाम को रिलीफ दिया जाता था और कोशिश की जाती थी कारोबार में से पैसा निकाला जाए। कारोबार तो पाकिस्तान में चल नहीं रहा, तो पैसा कैसे निकालेंगे? और झूठ इनकी ज़ुबान के ऊपर है। मैं अभी देख रहा था इंडिया में जो एहतजाज हो रहा है, जिसको जेनज़ी एहतजाज कहते हैं, यानी जो नई जनरेशन है, नौजवान है, जो स्टूडेंट्स हैं, वो एहतजाज कर रहे हैं। बड़े पैमाने पे वो निकले हुए हैं और वो अपने हुकूक मांग रहे हैं। पहले दिन भी लड़ाई होती रही, दूसरे दिन भी। फिर राहुल गांधी जो है उनको जिस तरीके से उठा के वहाँ से निकाला गया, जो अपोजिशन के लीडर हैं, वो मनाजिर भी सबने देखे। नरेंद्र मोदी के घर के बाहर वो एहतजाज करने के लिए पहुँचे और जो नौजवानों के साथ अब मारा मारी हुई, हाथापाई हुई, ये सारे मनाजिर हमने देखे। लेकिन मज़े की बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर वो सहाफ़ी जो पाकिस्तान में डी चौक का कत्लेआम हो या मुरीदके का कत्लेआम हो या कश्मीरियों का कत्लेआम हो, इन सारी चीज़ों को जो सहाफ़ी जस्टिफाई करते रहे, इंसानों पर बदतरीन तशद्दुद को खुशखबरी बना बना कर पेश करते रहे कि जनाब इतने बंदों के सर खोल दिए गए, इतने बंदों की तबीयत साफ़ कर दी गई और जनाब ये किया गया। जो लोग बेचारे तशद्दुद के मारे थे, जो ज़ख्मी थे, उनका मजाक उड़ाते रहे। तो वो आज भारत में नौजवानों के एहतजाज और लाठी चार्ज को दुनिया का सबसे बड़ा जुल्म करार दे रहे हैं और वो नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ एक बयानिया बना रहे हैं और वो कह रहे हैं भारत में इनकलाब आ रहा है, नरेंद्र मोदी उसका रास्ता रोक रहा है। वो कितना जालिम है। जिन्होंने पाकिस्तान में गोलियाँ चलने को कभी जुल्म नहीं कहा, वो इंडिया के अंदर लाठी चलने को जुल्म कह रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान में और भारत में जो डीलिंग है नौजवानों के साथ या एहतजाज करने वालों के साथ, उसमें क्या मुख्तलिफ है। किसानों ने बड़ा लंबा एहतजाज किया था इंडिया में, बहुत भरपूर एहतजाज किया था, लेकिन उनके ऊपर गोलियां नहीं चलाई गई, उनके बंदे बहुत बड़ी तादाद में नहीं मारे गए। इसी तरह से नौजवानों ने जो एहतजाज किया, इसमें एक आदमी को भी गोली नहीं लगी। यानी वहाँ कितने लोग गोलियों से भून दिए गए? मेरा एक सवाल ये है, कितने लोग अभी तक, कितने नौजवान जबरी तौर पे भारत में गुमशुदा किए गए? मेरा दूसरा सवाल ये है। मेरा तीसरा सवाल ये है कि क्या भारत में इंटरनेट बंद कर दिया गया? भारत में सोशल मीडिया को बैन कर दिया गया? मेरा चौथा सवाल ये है कि कितने नौजवान हैं जिनके ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज करके उन्हें दहशतगर्द करार दे दिया गया? मेरा पांचवा सवाल ये है कि गद्दारी के कितने सर्टिफिकेट्स बांटे गए और ये कहा गया कि ये सारे नौजवान गद्दार हैं और इनकी डोरियां को बैरूनी साजिश और ये वो इस किस्म के बयानिए कोई बड़ी शिद्दत के साथ नहीं चल रहे भारत में। यानी मुझे हैरत होती है कि पाकिस्तान ने कुछ भी जमहूरियत नहीं सीखी। बार बार यहाँ पे मार्शल लॉ लगा, 4 मरतबा तो यहाँ पे डिक्टेटर्स आए, तो उन्होंने पाकिस्तान में जमहूरियत को पनपने ही नहीं दिया।
आज भारत की पुलिस नौजवानों पे लाठी ज़रूर चलाती है, ये तो यूरोप में भी चलाते हैं। दुनिया के हर मुल्क में ये होता है कि जब हुकूमत अपने आप को ख़तरे में महसूस करती है या उन्हें लगता है कि नौजवान या अवाम कोई लाइन क्रॉस कर रहे हैं तो वो ताकत का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक लिमिट तक करते हैं। आंसू गैस चला देते हैं, धक्के देते हैं, बाज़ औक़ात लोगों को कुछ देर के लिए हिरासत में लिया जाता है, बाज़ औक़ात लाठी चार्ज किया जाता है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है पाकिस्तान में? सीधी गोलियाँ मार दो, बंदों को जबरी तौर पे लापता कर दो, सोशल मीडिया को मुकम्मल तौर पे बंद कर दो, जो आवाज़ निकाले उसकी आवाज़ को दबा दो। इंडिया में इन नौजवानों के घरों पे चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल नहीं किया गया। ये जो नौजवान हैं इनके घरों को भी पता है, इंडियन पुलिस को, उनकी हुकूमत को, वो इनके नामों को भी जानते हैं। इंडिया में ये नहीं कहा गया कि तमाम नौजवानों के नाम जो हैं वो यूनिवर्सिटी से कटवा दिए जाएंगे। पाकिस्तान में तो ये कहा जाता है ना। तो इंडिया में जमहूरियत पनप रही है इन एहतजाजों के नतीजे में, और पाकिस्तान का मीडिया इसको ग्लोरीफाई कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान में जो एहतजाज होते हैं, कश्मीरी बैठे हैं कहते हैं शरपसंद है, गद्दार है, बलोच निकलते हैं उन्हें कहते हैं जी गद्दार है, शरपसंद है, दहशतगर्द है, पठान निकलते हैं उनको भी यही कहते हैं। आजकल मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो भी आजकल गद्दार करार दिए गए हैं। पीटीआई भी गद्दार है, टीएलपी के लोग दहशतगर्द थे वो भी गद्दार हैं, बलोच गद्दार, सारे गद्दार हैं पाकिस्तान में। लेकिन इंडिया में इस किस्म के सर्टिफिकेट्स नहीं बांटे गए और इंडिया के मीडिया ने इसको किसी और तरह लिया। हाँ, जो गोदी मीडिया है उसकी बहुत बेइज्जती भी हुई ग्राउंड में। ये पाकिस्तान में भी होगा। जिन लोगों ने जुल्म का साथ दिया, जो लोग खुद जालिम बने, जिन लोगों ने मजलूमों का मजाक उड़ाया, वो लोग तमाशा देखेंगे। जिन लोगों ने ये कहा कि लोग क्यों नहीं निकलते, लोग डर गए, बुज़दिल हैं, भाई लोगों ने निकल के 8 फरवरी को फैसला सुना दिया। अब मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने उस फैसले की धज्जियाँ उड़ाई तो क्या करें? लोगों के घरों में घुसते हैं, चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करते हैं, ख़वातीन को नहीं छोड़ते, बच्चों को नहीं छोड़ते, लोगों की इज्जत पे बात आ जाती है। तो इतना जुल्म जब होगा तो लोगों के लिए मुश्किल होता है। लेकिन इसके बावजूद जो लोग निकलते हैं उनके लिए आफरीन है। और ऐसा नहीं है कि ये हमेशा होता रहेगा, एक दिन लोग निकल आएंगे तंग आकर। ये बांग्लादेश में भी हुआ, बाकी जगहों पर भी हुआ। तो ये आहिस्ता आहिस्ता जो जेंजी की एक तहरीक है वो पाकिस्तान की तरफ बढ़ रही है। पाकिस्तानी नौजवान तैयार रहें, उन्हें ये जिम्मेदारी एक दिन उठानी पड़ेगी। तो काकरोच जनता पार्टी उसने इंडिया में मुसीबत डाली हुई है। देखें पाकिस्तान के जो कीड़े मकोड़े हैं ये कब खड़े होते हैं और कब मुसीबत डालते हैं, क्योंकि हम तो कीड़े मकोड़े हैं ना। मैं अपने आप को कह रहा हूँ, हम तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की नज़र में ब्लडी सिविलियंस और कीड़े मकोड़े हैं। हमारी उनकी नज़र में कोई औकात नहीं है। लेकिन याद रखिए, एक दिन हम सबको उनकी औकात दिखाएंगे और वो वक्त आएगा। मेरे अल्फाज याद रखिएगा, मैं रहूँ या ना रहूँ, आप ही जीतेंगे, क्योंकि आप हैं पाकिस्तान के मालिक और आपका ही कब्ज़ा होगा पाकिस्तान के ऊपर। आप ही के फैसले चलेंगे, सिक्का राइजुल वक्त आपका होगा। ये खुशखबरी मैं आज बोल रहा हूँ। हो सकता है कि जब आप ये खुशखबरी मना रहे हों उस वक्त बहुत देर हो गई हो या बहुत वक्त गुजर गया हो, लेकिन एक दिन आपको ये खुशखबरी मिलेगी और पाकिस्तान पे पाकिस्तानी राज करेंगे। कोई हमारे ऊपर एस्टेब्लिशमेंट राज नहीं करेगी, बाहर से फैसले मुसल्लत नहीं होंगे। वक्त आएगा, इंशाल्लाह ज़रूर आएगा। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।